नमस्कार दोस्त। कई कहानियां और कई किस्से समय और वक्त के साथ बदलते हैं। उसी में से एक कहानी थी वंदे मातरम की, जो इस समय चर्चा में है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण और परिसीमन, वंदे मातरम और परिसीमन कांग्रेस सीडब्ल्यूसी में आखिर हुआ क्या, ये पूरी कहानी हम आज चर्चा के सूत्र में लाने वाले हैं। एक सवाल जो कई बार चर्चा में रहता है कि 1970 में कांग्रेस पार्टी ने एक फैसला लिया था 1937 में, और करीब 90 साल बाद 2026 में वही फैसला फिर से सुर्खियों में है। सवाल यह है, कांग्रेस पूरा वंदे मातरम गाने की तैयारी में है तो क्यों नहीं है, गाना चाहती भी है तो क्यों नहीं, वो पहला दो ही पैरा क्यों गाना चाहती है। यह मुद्दा जो है चर्चा का विषय है, और ये आरोप मेरे नहीं है, ये गृह मंत्री अमित शाह जी के आरोप है। सिर्फ दो पद ही क्यों, लेकिन इसी बैठक में एक और बेहद बड़ा फैसला जो लिया गया है वो है परिसीमन का, यानी डिलिमिटेशन का। कांग्रेस ने साफ कहा है कि लोकसभा सीटों की मौजूदा संख्या और राज्यों के बीच जो संतुलन है वो बड़ा बदलाव नहीं होना चाहिए। कहानी वो नहीं थी, कहानी ये थी कि आखिर में कांग्रेस कार्य समिति यानी सीडब्ल्यूसी की इस बैठक में हुआ क्या, वंदे मातरम पर कांग्रेस का स्टैंड और कांग्रेस की कहानी, और इस तरीके से नए कांग्रेस का उदय और परिसीमन का जो कनेक्शन है उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। आपके वोट, आपकी पसंद और आपकी सीट की कहानी को आज हम चर्चा के रूप में लाने वाले हैं। इतिहास और वर्तमान एक यात्रा देखें। 1937 में पहली बार जो है इसको जो है इतिहास में महत्वपूर्ण शुरुआत की गई, किसकी, इसकी वंदे मातरम की। पहली बार वंदे मातरम 1876 में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1876 में, है ना। इसको शुरुआत हुई 1876 में, और 1882 में इसको आनंद मठ में शामिल किया गया। किसको? वंदे मातरम को, है ना। और 2026 में वर्तमान, भविष्य और राज्य का परिदृश्य के रूप में चर्चा का विषय बना हुआ है कौन सा? वंदे मातरम। तो सीडब्ल्यूसी की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे, ठीक है। उसमें राहुल गांधी जी और विपक्ष के राज्यसभा के नेता जो है वेणुगोपाल जी, और उसके साथ जो है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ठीक है। और उसके बाद जो है दो कई अहम मुद्दों पर अपनी स्थिति साफ की गई, और पहला मुद्दा है वंदे मातरम का। कांग्रेस ने दोहराया कि 1937 में कांग्रेस कार्य समिति ने खुद तय किया था कि सार्वजनिक और पार्टी कार्यक्रम वंदे मातरम के कौन से हिस्से गाए जाएंगे, यानी कांग्रेस, और आज भी वही कांग्रेस की कहानी उसी ऐतिहासिक परंपरा का पालन करने की बात कह रही है। दूसरा मुद्दा इस बात पे है कि अगर इस पूरी कहानी में, इस पूरी वंदे मातरम में जिस प्रकार से पूरा मुद्दा दुनिया के सामने और हिंदुस्तान के सामने प्रस्तुत हो रहा है कि कांग्रेस और वंदे मातरम की जो कहानी है वो किस तरीके से रविन्द्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले इसको गाया था। 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले गाने वाले व्यक्ति कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी ही थे, जिन्होंने इसको सबसे पहले गाया था। और उस दौर की बहस में बड़े विचारक भी शामिल हैं, उनकी गहराई को दर्शाया गया है। और उस दौर की बड़ी बहस में विचारक को जो है इस प्रकार से विचार और विचारक, जिससे राज्यों के बीच मौजूदा राजनीतिक संतुलन पर जो असर पड़ता था उसको एक किया जाए। अब सवाल है ये दोनों मुद्दे जो है किस तरीके से चर्चा में बने हुए हैं और इसके पीछे कहानी है। सबसे पहले चलते हैं 1937 में। जो ये पूरा कहानी का जो शुरुआती जो जड़ है वो वहीं से होता है, शुरुआत होती है 1937 से, लेकिन उसके पीछे थोड़ी सी कहानी जो मोड़ लेती है कि 1905 में जब आंदोलन होता है, स्वदेशी आंदोलन, उस दौरान पूरी देश में जो चर्चा का विषय बनता है, जो सबको एक कर पाता है, वो गीत था सिर्फ वंदे मातरम। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया 1876 में वंदे मातरम देश के स्वतंत्रता आंदोलन का एक बेहद महत्वपूर्ण गीत था। लेकिन पूरे गीत कई पदों में है, और इसके बाद के हिस्सों में देवी दुर्गा और धार्मिक प्रतीकों से जुड़े संदर्भ भी आते हैं। इसी वजह से उस दौर में कांग्रेस के अंदर इस बात पर बहस हुई कि वंदे मातरम को किस रूप में सार्वजनिक कार्यक्रमों में गाया जाए। अलग अलग धर्मों और विचारधाराओं के नेताओं की अपनी अपनी चिंताएं थी, लेकिन चिंता सेकेंडरी हो जाती है। कहानी का जो मुख्य हिस्सा होता है वो इस बात को निर्धारित करता है कि कांग्रेस पार्टी तो 1937 में ही इस गाने को गा रही थी, वंदे मातरम गा रही। मसला इसका नहीं, मसला है राजनीति का, जो अमित शाह जी के द्वारा संसद भवन में बयान दिया गया। दोनों की अपनी कहानियां थी, दोनों की कहानियों को हम समझेंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे बड़े विचारकों की राय भी इस बहस से जुड़ी थी। कांग्रेस कार्य समिति ने एक बीच का रास्ता भी अपनाया। तय किया गया कि वंदे मातरम के शुरुआती दो पद सार्वजनिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में गाए जाएंगे। और दोस्तों एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये कोई आज का फैसला नहीं है, ये फैसला आज से करीब 90 साल पहले लिया गया था। ये जो फैसला 90 साल पहले लिया गया था उसको आज मार्केट में क्यों लाया गया है, उसको मार्केट में इतनी तवज्जो क्यों दी जा रही है, मैटर है। जब इसको 1937 में फैसला जब लिया गया था, ये तब की कहानी को आज किस हिसाब से परिलक्षित किया जा रहा है। यानी कांग्रेस आज कह रही है कि हमें कोई नई परंपरा नहीं बना रहे हैं, हम वही परंपरा निभा रहे हैं जो कांग्रेस ने खुद 1937 में तय की थी। लेकिन दूसरी तरफ आलोचकों का सवाल है, अगर वंदे मातरम राष्ट्रगीत है तो पूरा गीत क्यों नहीं? देखिए मसला यह है कि जब उसके आगे की जो लाइनों को गाया जाता है
ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि धार्मिक धार्मिक भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं लोगों की, क्योंकि वो बंगाल से लिखा गया था और बंगाल में जो है दुर्गा पूजा काफी भारी मात्रा में मनाया जाता है, इसलिए वहां पे दुर्गा जी का भी उसमें वर्णन किया गया है। अब क्या सही क्या गलत, लेकिन जब गाया जाएगा तो वहाँ हिंदू भी होगा, मुसलमान भी होगा, सिख भी होगा, ईसाई भी होगा, तो कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाएं आहत ना हो। खैर, इससे कोई धार्मिक भावना आहत नहीं होती है, लेकिन हो गया देश की परंपरा, ऐतिहासिक दृष्टिकोण और दूसरी तरफ पूरे राष्ट्रगीत के सम्मान से जुड़ा सवाल है। और यही वजह है कि यह मुद्दा आज भी राजनीतिक बहस का हिस्सा बना हुआ है। इस पूरे मकसद में, इस पूरी कहानी में, और इससे ज्यादा बड़ा मुद्दा इस बात का है कि ये जो पूरा परिप्रेक्ष्य रहा है, इसको किस तरीके से जो है पूरी कहानी को जो है प्रस्तुत किया गया है। समस्या यही है। आसान भाषा में समझेंगे तो समय और परिस्थिति व्यक्ति का और ये निर्धारण करती है कि कौन सी चीज किस समय प्रस्तुत की जाएगी। उसी आधार पे आज जो है चर्चा का विषय बना हुआ है आपका राष्ट्रगीत, जिसका कोई मुद्दा नहीं, जो मुद्दा बिना मुद्दाहीन विषय जो आज के डेट में सरकारों ने ऐतिहासिक रूप से प्रस्तुत किया है, उसकी समस्या इस बात की है कि जब आप 90 साल पहले चलते हैं तो जब इस बात का निर्धारण है कि ठीक है अगर इतना ही गाया जाएगा। दूसरी बात है, अगर आप पूरा गाते भी हैं तो पूरा गाने के लिए तो फिर बहुत समय भी लगेगा। जब आप राष्ट्रगान को 52 सेकंड में खत्म कर देते हैं तो राष्ट्रगीत के लिए तो कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। समस्या इस बात की भी कि राष्ट्रगान को आपको 52 सेकंड में खत्म करना है, लेकिन राष्ट्रगीत के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। सुबह से शुरू करिए, शाम तक गाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो समस्या इसी बात की है कि अगर उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, सब उसी दृष्टिकोण के साथ रहने वाले भारतीय जब उस परंपरा का पालन कर रहे हैं तो इतना प्रतिनिधित्व दिखाने की जरूरत क्या थी। समय परिस्थिति इस बात के लिए किस प्रकार से जवाबदेह होगी कि अगर देखिए कांग्रेस की मीटिंग हुई है, ये आपको जानते हो कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी हैं, ये कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं और ये है सोनिया गांधी जी। ठीक है, एक विदेश से आई हुई महिला किस तरीके से हिंदुस्तान की खूबसूरती को संवारा है, यह अपने आप में एक गर्व का विषय है। इन्होंने एक किताब भी अभी इनकी आई है, पढ़िएगा जरूर अगर समय मिलेगा तो। इनकी खुद की अपनी ऑटोबायोग्राफी आई है, बहुत ही मार्मिक की किस तरीके से उनके 2 बच्चे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, एक सामान्य उम्र में इनके पति की हत्या हो जाती है और ये महिला हिंदुस्तान में अपने पूरे जीवन को किस तरीके से इस देश के लिए गुजार देती है, ये भी एक सोचने का विषय रहेगा। आप सोचिएगा, समझिएगा। अभी हाल ही में इनकी एक बुक लॉन्च हुई है, बहुत ही अच्छी किताब है, मैंने उसका आधा हिस्सा पढ़ा है, कुछ हिस्सा भी बचा है, उसको पूरा पढ़ने के बाद आपको, लेकिन बहुत ही शानदार किताब है। ठीक है, अब समझते हैं 1937 का वंदे मातरम वाला मुद्दा। आज का जो मुद्दा है वो यही है कि ऊपर से देखने में बिल्कुल कहानी अलग लगती है, लेकिन जब मामला अंदर जाता है, कांग्रेस की जो मीटिंग होती है उसमें मामला कुछ और जगह, मतलब दोनों जगह एक बात कॉमन दिखाई नहीं देती है। जो व्यवस्था लंबे समय से चली आ रही उसमें अचानक बड़ा बदलाव क्यों किया जा रहा है, यानी पूरी बैठक को एक लाइन में अगर समझा जाए तो कांग्रेस का संदेश काफी हद तक यथास्थिति बनाए रखने के आसपास दिखाई देती है। मतलब उनका कहना है कि जो सरकारें चाह रही उसी हिसाब से चलने दीजिए। मसला ये है कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है वो समझने की जरूरत नहीं है, आगे क्या होने वाला है वो समझने की जरूरत है। सबसे बड़ा सवाल, ये मुद्दे अभी क्यों उठे हैं। दरअसल सीडब्ल्यूसी की बैठक में कांग्रेस ने जो बैठक हुई थी सीडब्ल्यूसी की, सिर्फ इन मुद्दों पे ही चर्चा जो है सीमित नहीं रहना चाहती। कांग्रेस अपने आगे की रणनीति, आगे का कार्यक्रम, आगे के चुनावी रणनीति को बनाने की भी कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी वोटर लिस्ट से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा चाहती है। पार्टी लगातार इसे वोट चोरी जैसी भाषा में उठाती रही है, लेकिन सरकार वंदे मातरम पे अचानक से ये मुद्दे को लेके आई है। बिहार जैसे राज्यों में चुनाव से पहले मतदाता सूची की जो समीक्षा हुई थी, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR को लेकर भी कांग्रेस ने अपनी आपत्तियां दोहराई थी, यानी ये कहानी इसके आगे भी चलने वाली है। आप समझते हैं कि ये जो मीटिंग हुई थी, आप देखे ही होंगे आप, ये मीटिंग के दौरान की ये कुछ तस्वीरें हैं जो सामने प्रस्तुत की गई हैं। अब समस्या इस बात की है, कांग्रेस ने अपनी आपत्तियां जिस प्रकार से सरकार के लिए रखी हुई हैं, ये बैठक सिर्फ एक ऐतिहासिक गीत या सिर्फ कुछ विशेष चर्चाओं के लिए नहीं रखी गई थी। इसके पीछे आने वाली कहानी, आने वाला मुद्दा, आने वाला राजनीतिक संदेश भी दिखाई दिया है। एक तरफ राष्ट्रगीत जैसी भावनात्मक मुद्दे को चर्चा में लाया गया, तो दूसरी तरफ कई ऐसी तकनीकी खामियां रही, सरकार के ऐसे कई मुद्दे रहे, चाहे वो जेनजी का मुद्दा रहा हो, चाहे वो जॉब का मुद्दा रहा हो, चाहे वो जो है शिक्षा और बेरोजगारी से जुड़े मुद्दे रहे हो, उन पूरी प्रक्रियाओं में कांग्रेस पार्टी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। यानी कांग्रेस आने वाले राजनीतिक संघर्ष के लिए पूरी तरीके से तैयार है और उसी बात के लिए जो है इस पूरे समय में और चर्चा का विषय बना हुआ है। ठीक है, आगे किस प्रकार से कहानी बदलेगी, यानी कांग्रेस आने वाले राजनीतिक संघर्ष के लिए अपनी लाइन साफ करने की कोशिश कर रही है और यहाँ टाइमिंग बहुत मायने रखती है। देखिए, राजनीति जो होती है ना, राजनीति का नाम ही है राजनीति, ये टाइमिंग पे ही आधारित है। समय पे जो गेम खेल गया वो उसी की सत्ता है।
वरना आज के डेट पे आप देखेंगे तो प्रेजेंट टाइम पे वर्तमान सरकार है उसका सोशल मीडिया से पहुंच पूरी गायब है। पूरी तरीके से सोशल मीडिया पे कब्जा जेनजी का हो चुका है और वो युवा पीढ़ी इस तरीके से पूरी पार्टी की हवा निकाल के रख दिए हैं। जेनजी पूरी सोशल मीडिया पे जो है अब इस तरीके से हावी है कि इनको स्टार बना दिया गया देश का। इसके पीछे इतिहास और परंपरा भी रही है कि आपने भी वही किया, तो उसमें राजनीतिक रणनीति भी तो थी ही, लेकिन ये रणनीति कितनी सफल होती है आने वाला समय बताएगा। दोनों पक्षों की दलील अब निष्पक्ष तरीके से दोनों पक्ष समझ रहे हैं। कांग्रेस का पक्ष क्या है, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष क्या है, वंदे मातरम को शुरुआती 2 पदों की परंपरा किस तरीके से निभाई जाएगी, आज की नई बनाई हुई नीति, ये फैसला ये खुद कांग्रेस 1937 में लिया था कि हम 2 ही पद गा रहे थे तो हम उतना ही गाएंगे। देखिए, अपनी आजादी अपनी स्वतंत्रता है और मौजूदा संतुलन बनाए रखने के लिए इस तरीके से जो है समन्वय की आवश्यकता होती है। जनसंख्या नियंत्रण से जुड़े प्रदर्शन जिस प्रकार से उठाए गए, एक मुख्य समस्या देश में जिस प्रकार से ये हो रही है, वंदे मातरम की कहानी तो थी ही साथ में, लेकिन कई ऐसे मुद्दे थे जो आलोचकों द्वारा या विपक्ष की पार्टी के द्वारा उठाए जाने थे। राष्ट्रगीत को पूरा अपनाने में समस्या का मुद्दा सेकेंडरी हो जाता है, लेकिन उससे ज्यादा था राजनीतिक फायदे और नफा नुकसान के लिए किस प्रकार से राजनीतिक पक्ष दोनों पक्षों से अपने अपने जो है स्तर को दिखाते हैं। ठीक है, ये आप इनको आप पहचानते ही होंगे। जो पार्टी के अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कर्नाटका राज्य से आते हैं। अब बात करते हैं परिसीमन की। अभी आप देखे होंगे चर्चा में काफी विषय में था, थोड़ा सा परिसीमन की भी चर्चा कर लेते हैं। दोनों पक्षों की अपनी अपनी दलीलें खत्म हो गई और आखिर में फैसला सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी से नहीं होना था, बल्कि संविधान और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ही होगा। तो वो आगे देखा जाएगा किस तरीके से निर्धारित होगा, इसका असर आप पे क्या पड़ेगा। अब सबसे जरूरी सवाल, इस पूरे विवाद को आपकी और मेरी जिंदगी से क्या लेना देना है, इसका समस्या तो पता नहीं, कोई लेना देना भी हमको लगता है नहीं, लेकिन जानना यह है एग्जाम के दृष्टिकोण से, और जानना भी जरूरी है कि राष्ट्रीय गीत क्यों चर्चा में था, इसका क्या परिप्रेक्ष्य है, कब से ये कहानी शुरू हुई और क्यों शुरू हुई, इसका इतिहास क्या रहा। भविष्य में लोकसभा सीटों की संख्या और राज्यों के बीच सीटों को बंटवारे का जो वितरण है वो परिसीमन के अंतर्गत होगा। किसके अंतर्गत होगा? परिसीमन के अंतर्गत। अब इस बात की तैयारी है कि जहां भी जितनी सीटें हैं उसकी आधी सीटें और बढ़ा दी जाएं। इस बात पर सहमति बन चुकी है, मतलब कि जिस भी राज्य में लोकसभा की जितनी सीटें हैं उसकी आधी सीटें और बढ़ा दी जाए। तो सीधा असर पड़ेगा कि आपके राज्य में कितने सांसद या संसद हो जाएंगे, यानी आपके राज्य की संसद में कितनी आवाज होगी, इसका संबंध परिसीमन से सीधे जुड़ा हुआ है। दूसरा असर, ये मुद्दा आने वाले चुनावों में एक बड़ा राजनीतिक हथियार भी बन सकता है या बनाने की तैयारी भी सरकार कर रही है। अब समझते हैं कि किस तरीके से परिसीमन, अब चूंकि आप जानते होंगे साउथ के राज्य किस तरीके से वहां की जनसंख्या क्या में आप देख रहे हैं कि परिसीमन में एक नजर में अगर आप देखेंगे तो इस पूरा लॉजिक को समझेंगे तो जो है ये जो है पूरी कहानी में उत्तर प्रदेश पूरी कहानी में क्या है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें हैं किसकी, ये सीटें हैं सबसे ज्यादा लोकसभा की, किसकी है, लोकसभा की। किसकी सीटें हैं सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में? लोकसभा की, ठीक है, और राज्यसभा की भी। तो यहाँ पे सीटों की संख्या और ज्यादा बढ़ जाएगी। दक्षिण भारत में नियंत्रित जनसंख्या है, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या नियंत्रित है। जब यहाँ की जनसंख्या नियंत्रित है तो आप समझेंगे कि यहाँ सीटें कुछ कम होंगी, लेकिन सरकार ने इसका नया फार्मूला निकाला हुआ है। सरकार ने इसका, यहाँ पे मेरा नाम होना चाहिए था, गलती से ये अंकित सर छाप दिया, आभास सर होना चाहिए था यहाँ पे, ये आभास सर यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन गलती से नाम दूसरा छप गया। ठीक है, तो इस सिर्फ एक तकनीकी शब्द मत से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो राज्य की स्तरीय व्यवस्था है किस तरीके से यहाँ पे जो है पूरी स्थिति बदलने वाली है, और जो है पूरी तरीके से अधिक जनसंख्या वाले उच्च जनसंख्या वृद्धि में भविष्य में अधिक सीटें होने की जो संभावना थी वो अब जो है लिमिटेशन के तहत, परिसीमन के तहत नया फार्मूला निकाल लिया गया। मतलब जिस राज्य में जितनी सीटें उसकी आधी सीटें उस राज्य में और बढ़ा दी जाएंगी। तो आज हमने ये जो समझा है, एक तरफ करीब 90 साल पुराने वंदे मातरम की परंपरा रही और दूसरी तरफ भविष्य के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को तय करने वाला परिसीमन रहा। इन दोनों मुद्दों के बीच कांग्रेस अपनी ऐतिहासिक और रणनीतिक स्थिति को सामने रख रही है, तो आगे का फ्यूचर जरूर भविष्य उज्जवल होने जा रहा है। और दूसरी बात, अगर आप समझना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि साउथ इंडिया, जैसे ये हो गया आपका तमिलनाडु, केरल, इधर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इधर कर्नाटका, ये आपका महाराष्ट्र वाला हिस्सा हो गया, मतलब ये भी आधा साउथ में ही आता है। इधर वाले हिस्से में पहले सीटों की संख्या के थोड़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, इसी के कारण जो है अब जो है लोकसभा में अभी वर्तमान में कितनी सीटें हैं? 543। कुल सीट, टोटल सीट लोकसभा में 543 है ना, इतनी अभी लोकसभा में वर्तमान में सीटों की संख्या है। लेकिन अब ये संख्या बढ़ के एक्स्ट्रा होने जा रही है, मतलब तैयारी सरकार की है। उन्हें पूरी परंपरा, इसके शुरुआती जो है कहानियों को देखेंगे तो परिसीमन नए तरीके से नए सिस्टम के साथ होने जा रहा है ना। तो मौजूदा व्यवस्था जनसंख्या के आधार पर सीटों में बदलाव होना चाहिए। अब इस पूरी प्रक्रिया में सीटों के आधार पर किस तरीके से बदलाव होगा, परिसीमन किस प्रकार से निर्धारित होगा, सरकारें इस पे अपने पूरे प्रोजेक्शन को तय कर चुकी हैं। मसला सिर्फ इस बात का है
कि सरकार ने अपना प्रोजेक्ट तय कर लिया, सरकार ने पूरी तैयारी बना ली है, वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, सीटों की संख्या बढ़ाने की तैयारी, उसके साथ साथ ऐसे कई महत्वपूर्ण रणनीतिक और राजनीतिक मुद्दे जो इस बार चर्चा में रहे हैं, उस पर भी विचार से आप इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि कई ऐसे मुद्दे होते हैं, संवैधानिक मुद्दे, जिनको आसान भाषा में समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो हम उसको पूरी तरीके से आपको लाइन बाय लाइन तरीके से समझाते हैं। जैसे आपको आज इस चीज को कई चीजें समझने की जरूरत है कि आप देखते होंगे विपक्ष के नेता लोकसभा में अलग होते हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी है और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। तो ये कई कंट्राडिक्शन रहते हैं। ये इस क्वेश्चन को छत्तीसगढ़ के मिनी पीएससी में मतलब यूपीसीएस में पूछा गया था कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है, इसलिए ये भी जानना आपके लिए थोड़ा सा जरूरी होता है, जो लोग तैयारी करते हैं उनके लिए। बाकी जो लोग सिर्फ जानकारी के लिए देख रहे हैं उनके लिए कोई बहुत जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है, अब देखिए भारत निर्वाचन आयोग जिसकी स्थापना 1950 में की गई थी। ठीक है, अब इस बात पे चर्चा है कि 1950 में भारत निर्वाचन आयोग जो इस पे काम कर रहा है वो किस तरीके से परिसीमन को नए तरीके से व्यवस्थित कर पाएगा। ठीक है, परिसीमन की नई कहानियों को किस प्रकार से इलेक्शन कमीशन जो अध्यक्ष हैं ज्ञानेश कुमार जी इस पे जो है अपने विचार परसों ही रखे थे कि जो है कई तरीकों से बिना किसी अव्यवस्था की इसको जो है हम आसानी से कर लेंगे। अब ज्ञानेश कुमार जी किस तरीके से करेंगे वो आगे समय बताएगा, लेकिन चूंकि ये पूरी व्यवस्था, ये पूरा जो चुनाव है, किस तरीके से लोग उत्साहित तरीके से अपने अपने वोट को जो है मतदान का प्रयोग कर रहे हैं, वो एक अच्छी पहल है। और देखिए इम्पैक्ट और फ्यूचर किस तरीके से हमारा व्यवस्थित होने जा रहा है, इस पे भी एक असर डालते हैं। एक नजर इस बात की भी होगी कि अगर इस तरीके से लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ेगी, सिस्टम बदलेगा, कहानियां बदलेंगी, तो कहीं ना कहीं फ्यूचर भी बदलेगा। यही हमारा आधार रहेगा। अब मेन मकसद ये है कि एक तरफ परिसीमन से जुड़ा मामला है, एक तरफ आपका जो है वंदे मातरम का मामला है। देश इस बात से निकलना चाहता है, देश के लिए नई समस्या है, जेनजी का मुद्दा देश में मुख्य समस्या है। आप देख रहे हैं चीनी की कीमत 70 रुपए किलो कर दी गई, मतलब हालत इस बात की है कि अब चाय में चीनी डालने के लिए मुश्किल होनी जरूरी है। ठीक है, अब चाय में चीनी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दूसरी बात है कि अब चाय नहीं बना सकते आप, क्योंकि चीनी इतनी महंगी हो गई कि अब समस्या इस बात की बढ़ जाएगी कि किस तरीके से किस आधार पे, लेकिन वो तो सेकेंडरी हो जाता है। समस्या इस बात पे है, चर्चा का विषय है, चाहे वो उत्तर हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे पूरब हो, हिंदुस्तान की पूरी व्यवस्था, हिंदुस्तान की पूरी आर्थिक आबादी इस बात को निर्धारित करना चाहती है कि उसके मुद्दे की बात हो। समस्या इस बात का है, क्लिच इस बात का है कि जो भी युवा पीढ़ी जिस प्रकार से पेपर लीक की समस्या रही है, या फिर आने वाले समय में कई ऐसे एग्जाम्स है, पॉइंट ऑफ व्यूज हैं जो उनको देखने हैं, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज किस तरीके से उपलब्ध कराती हैं सरकारें, इस पे काम करने की सख्त जरूरत है। अगर इस पे काम होगा तभी आगे चल के व्यवस्थाएं बदलेगी, परिवर्तन बदलेगा और देश की तरक्की के रास्ते खुल पाएंगे। तब अब आप एक बात और ध्यान रखिएगा, एक बच्चा बोल रहा था कि वो बोला है हुआ है कि एक बालक कि सर कंटिन्यूअसली जो है उसके पास वीडियोस नहीं पहुंच रही हैं। तो समस्या इस बात का है कि जब आप इस पे जुड़ेंगे ना चैनल पे, तो इस पे जुड़ने के बाद आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो आप उसमें जो है नोटिफिकेशन होता है उसको आप ऑन कर देंगे, तो जैसे ही आपके पास क्लास जाएगी वो आप तक पहुंच जाएगी। तो ऐसी कोई समस्या आपके पास नहीं आनी चाहिए, ये हम उम्मीद करते हैं। और आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। देखिए एजुकेशन ही एक रास्ता है जिसके द्वारा आप अपने माध्यम को, आप अपने तरीकों को बदल सकते हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ये बात को भी ध्यान में रखना है, इसलिए शिक्षित रहिए, सतर्क रहिए, ज्यादा उम्मीद है कि आप आगे जा पाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।